हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पॉलिटी के क्वेश्चंस, और पॉलिटी के ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसे ज़रूरी आप सॉल्व करें, ओके। और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, सारे ऑप्शन को भी मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी और कम समय में जल्दी जल्दी हम करेंगे ताकि हमारा क्विक रिवीजन हो जाए। अभी हमारे पास समय बहुत ही कम है, तो एग्ज़ाम का तो लगभग 10 दिन बचे हैं, 10 से 12 दिन। तो इसमें आपको कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नया मत पढ़िएगा। जो आपने पढ़ा हुआ है आप अपने नोट्स को रिवीजन कीजिएगा, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन इज़ दी की, और रिवीजन से ही हम अपने नंबर फिक्स कर सकते हैं। नए चीज़ पढ़ने से हमारे माइंड में कन्फ्यूजन होता है, सो नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, ओके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ओके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए फटाफट आंसर बताइए, कौन थे? तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ओके। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति कौन थे? डॉक्टर ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? सी राजागोपालाचारी जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको एक बार। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे ये अध्यक्ष थे, ओके, ये अध्यक्ष थे। और जो बी आर अम्बेडकर हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के, संविधान जो बन रहा था उसका ड्राफ्टिंग के जो अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आएगा तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और सीधा आएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा भी बिहार के ही थे, राजेंद्र प्रसाद जी भी बिहार के थे, ओके। और बी आर अम्बेडकर कहाँ से हैं? तो एमपी से हैं, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो इसमें आपको प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी पूछा जा रहा है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? मतलब जो विशेषता नहीं है, क्या है? संसदनात्मक शासन, मौलिक अधिकार, दोहरी नागरिकता या लिखित संविधान। तो बताइए क्या नहीं है? पार्लियामेंट्री रूल, फंडामेंटल राइट्स, डुअल सिटीजनशिप, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? डुअल कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमें नहीं बताना है ना, तो हमारा जो दोहरी नागरिकता नहीं है, ये अमेरिका में है दोहरी नागरिकता। मतलब कि जैसे दोहरी नागरिकता वो हुआ कि आप स्टेट में, जैसे हमारा आधार कार्ड जो है वो पूरे देश में, चाहे आप किसी भी स्टेट में चाहिए तो वो एलिजिबल है ना। वो ऐसा नहीं है कि हम बिहार में हैं तो बिहार के लिए अलग से चाहिए, बंगाल में है तो बंगाल का अलग से चाहिए, फिर देश में दूसरे तो अमेरिका में यही है, स्टेट के लिए भी चाहिए होता है, और तो उसको दोहरी नागरिकता कहते हैं, ड्यूअल सिटीजनशिप, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या विशेषता नहीं है? बाकी ये सब है। पार्लियामेंट्री रूल्स है, फंडामेंटल राइट्स है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आंसर विल बी सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सेकेंड ही आ गया। पंचायती राज प्रणाली आधारित है, मतलब कि पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन, किस चीज़ पे बेस्ड है, किस पे आधारित है? शक्ति के केंद्रीकरण पे, ग्रामीण विकास पर, प्रशासन के सहयोग पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डुअल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ प्रशासन। क्या ये गलत हो गया? उसके बाद है वन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, क्या होगा? डी, ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पे है, ठीक है। पंचायती राज प्रणाली आधारित है, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन, तो किस चीज़ पे बेस्ड है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पे बेस्ड है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान सभा की प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? अब ये कह रहा है कि जो अमेंडमेंट हुआ था, ये कौन सा अमेंडमेंट था? सबसे पहले तो ये जानना है कि जो 1976 का अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट था? 73rd अमेंडमेंट था, ओके, 73rd अमेंडमेंट था। तो इसमें क्या जोड़ा गया ये बता रहा है। धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र, संप्रभु और लोकतंत्र, समाजवाद और गणतंत्र, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष,
सेकुलर एंड डेमोक्रेसी, सोवेरियन एंड डेमोक्रेटिक्स, सोशलिज्म एंड रिपब्लिक, और सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। तो क्या जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया कौन सा? सोशलिज्म एंड पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। ओके, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म ये जोड़ा गया 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ था उसमें ये दो शब्द जोड़ा गया है। कहाँ जोड़ा गया है? प्रियम्बल में। हमारा जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसमें जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती मामले में भारत के संविधान के संबंध में किस अवधारणा की उत्पत्ति हुई है? ये पूछा है। विच कंसेप्ट ओरिजिनेटेड इन द सुप्रीम कोर्ट इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द केशवानंद इंडियन केस। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ये जो हुआ था केशवानंद भारती मामला, ये तो एक तो बहुत लंबा चला था ये मामला। ठीक है, और इसमें ये कह रहा है कि अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो क्या पार्लियामेंट्री सोवरियंट था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था, या इंफ्रास्ट्रक्चर था, या कोऑपरेटिव डेमोक्रेसी था, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन था, संसदीय संप्रभुता, बुनियादी संरचना, सहकारी संघवाद, या प्रत्यायोजित विधानसभा, असहयोगी। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? होगा डी, ऑप्शन विल बी बुनियादी संरचना। जो डी है वो होगा। ओके, संविधान की जो आधारभूत संरचना है वो जो संविधान की व्याख्या का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये किसको देता है अधिकार? न्यायपालिका को अधिकार देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए मतदान की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया था? अब देखिए ये क्या पूछ रहा है ना, एक तो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जो है, पहले कितना था? पहले था 21, रुकिए मैं लिख देती हूँ, 21 ईयर्स थे। जो 21 वर्ष के लोग हैं से अधिक के लोग हैं वही वोट दे सकते थे हमारे देश में। बट राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ही कौन से 61st जो है अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। और हमारे यहाँ जो वोटिंग का है 1 पर्सन 1 वोट, 1 पर्सन 1 वोट। ओके, तो ये हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61वां जो हुआ था, और कब हुआ था? 1973 में, 1973 में। कौन सा अमेंडमेंट था? 61st अमेंडमेंट था। ओके, और उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? किनके अंदर किया गया था? राजीव गांधी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कितना है बताइए जल्दी। तो पहले कितना था? जब हमारा संविधान बना था उस वक्त कितना था? शेड्यूल मतलब अनुसूचियाँ। तो अभी कितना है? प्रेजेंट में 12 है। ठीक है, प्रेजेंट में कितना है? 12। और जब मूल संविधान हमारा बना था तब 8 था। ठीक है, और बाकी इसमें ऐड होता गया। ठीक है, तो जो हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मतलब शेड्यूल था 12वां शेड्यूल, उसमें ये जो 9 शेड्यूल है ये कब था? ये 9 कब बना था? जैसे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब 8 ही शेड्यूल थी, बाद में एक शेड्यूल 9 बढ़ गई। 9 कब बढ़ी? 1951 में एक शेड्यूल बढ़ाया गया। ठीक है, और एक उसके बाद 10 कब बना? 10 बनता है 1985 में। ओके, 11 कब बनता है? 11 बनता है 73rd अमेंडमेंट के द्वारा बनता है, और इसमें पंचायती राज का बात किया गया है। ठीक है, और 12वां कब बना? स्थानीय शहरी शासन। इसमें क्या लाया गया? स्थानीय शहरी शासन। और जो शेड्यूल 8 है उसमें क्या दिया गया है? भाषा। जैसे हमारे 22 भाषा को दिया गया है ना, ऑफिशियल 22 भाषा का दर्जा हमारे संविधान में है। तो वो शेड्यूल नंबर कितना है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? ठीक है, व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड
what was called India in the preamble of the Constitution? फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या सोवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? तो क्या होगा आंसर? सी. आंसर विल बी सी होगा. संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य. ओके, तो 8 का आंसर क्या होगा? सी. सॉरी, सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवेरियन सोशलिस्ट नहीं. आंसर क्या होगा? सॉरी, यहाँ आंसर होगा बी, सोवेरियन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. सोवेरियन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान प्रस्तावना में नहीं है? मतलब कौन सा शब्द नहीं है? न्याय, न्याय है. व्यक्ति की गरिमा भी है. बंधुत्व, संघीय. क्या नहीं है? फेडरल नहीं है. ओके, कौन सा शब्द नहीं है कहीं भी? फेडरल. फेडरल शब्द नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वोट देने का अधिकार एक सामाजिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार है? तो बताइए क्या है? तो क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है हमारा. ठीक है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? कितनी भाषाओं का उल्लेख है? अभी मैं आपको बताई हूँ, जल्दी से आंसर बताइए. तो आंसर क्या होगा? 22. कितनी भाषाएं हैं? 22 जो है वो भाषा है. ओके, और 22 भाषा में जो है क्वेश्चन नंबर 11, 22 भाषा जो है, जैसे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. MBSD. ओके, MBSD मतलब ये मैथिली, M से मैथिली, B से बोडो, S से संथाली और D से डोगरी. ये 4 भाषा जो है ये जोड़ा गया. कब जोड़ा गया? 92nd अमेंडमेंट, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये जोड़ा गया. और ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ कब? 2003 में हुआ. ओके, तो इतना याद रखना है. तो MBSD याद रखेंगे तो क्या होगा कि लास्ट जो 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, जो कि 2003 में हुआ है, उसमें इन 4 भाषाओं को जो है, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया. और तब कितना बन गया? 22. अब पहले कितना था? 18. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? राजनीतिक समानता का, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता या राष्ट्र की अखंडता? तो किस चीज़ का उल्लेख नहीं है? यहाँ पे नहीं बताना है. ओके, ये ध्यान रखेंगे. ठीक है, क्वेश्चन में नहीं बताना है. तो क्या होगा? राजनीतिक समानता, इसकी बात नहीं दी गई है. राजनीतिक समानता की बात की जो है, ये व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता और राष्ट्र की अखंडता, ये सब दी गई है. नहीं क्या दी गई है? राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वलिटी. तो आंसर क्या हो जाएगा? ए. क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं. भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया? मतलब ये पहले जो है ना, आंतरिक अशांति पद होता था. ठीक है, जो इमरजेंसी हमारा होता था, हमारे जो भारत में आपातकाल है, जो आर्टिकल कितना पे है? आर्टिकल कितना? आर्टिकल लिख देती हूँ मैं, 352, 352. इसमें क्या है ना, इसके थ्रू क्या किया गया कि इमरजेंसी में जो आंतरिक अशांति जो कहा जाता था, तो उसको चेंज करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया. तो अब बताने ये कौन से संशोधन में किया गया? ठीक है, 44वां, 43वां, 42वां या 41वां? तो आंसर विल बी 44वां. ओके, आंसर विल बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 14 का मतलब महान्यायवादी, यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है. महान्यायवादी किसको कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी, रुकिए एक सेकंड में लिख देती हूँ. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं हिंदी में? महान्यायवादी.
तो इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, मतलब कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। तो पढ़ते हैं। उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों से सुने जाने का अधिकार होगा। वह अपने कर्तव्य का निष्पादन सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में करेगा। तो ये गलत हो गया, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में करेगा ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। फिर सी, उसका एक निश्चित कार्यकाल होगा। और डी क्या है, भारत के राष्ट्रपति तो उसका निश्चित कार्यकाल होगा, ये भी गलत हो गया। भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जिसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने के लिए योग्यता है। नहीं, उच्च न्यायालय में नहीं होगा, ये गलत हो गया, उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम, ठीक है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने का। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होता है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो संसद के कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं। और ये कौन सा आर्टिकल कहता है, ये आर्टिकल लिख देती हूँ मैं, ये आर्टिकल 176 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 176 के थ्रू संसद के कार्यवाही में वो भाग ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, वो सुनने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत का संविधान निर्मित हुआ, बताने कब निर्माण हुआ। यहाँ पे इनएक्ट नहीं कह रहा है, ठीक है, लागू हुआ नहीं कह रहा है, ये कह रहे हैं कि कब बन गया, फॉर्म हो गया। तो कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 में, ठीक है, ऑन 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक मतलब मनी बिल, ओके, मनी बिल। तो इसको कहाँ पर परिभाषित किया गया, 102, 111, 110, 111, 112, 113। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो आंसर विल बी ए, 110, ठीक है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, ये स्पीकर डिसाइड करता है, ठीक है। कोई बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं, ये स्पीकर डिसाइड करता है, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल के अंदर डिफाइन किया गया है, 110, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म स्टेट इज डिफाइंड। भारतीय संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में राज्य पद को परिभाषित किया गया। अब राज्य पद को परिभाषित किया गया, ठीक है, स्टेट इज डिफाइंड, ओके। तो आर्टिकल 1, 8, 12 और 10। तो बताइए क्या होगा। तो होगा आर्टिकल 12, डी, ऑप्शन नंबर डी, 12, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो गया, ऑप्शन नंबर डी होगा। आर्टिकल नंबर जो 12 है, आर्टिकल 12, इसमें स्टेट को डिफाइन किया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, संविधान भारत को घोषित करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू। अब इसे पढ़ के बताना है कि ये कौन सा क्या डिक्लेयर करता है। ये हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, प्रस्तावना में। सोवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या सोवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, सोवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट, या सोवेरियन सोशलिस्ट। देखिए, तो इसको याद रखने का बहुत ही एक सिंपल तरीका ये है, क्या है, कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ पे लिखती हूँ, एस डी और आर, ठीक है, SSDR। तो एस फॉर सोवेरियन, दूसरे एस फॉर SSS होगा, एस फॉर सोवेरियन, एस फॉर सोशलिस्ट, और एस फॉर सेकुलर, और डी फॉर डेमोक्रेटिक, आर फॉर रिपब्लिक। SSR जो है ये याद रखेंगे। तो इसमें कहाँ आता है, सोवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर है, ए, ओके, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्ट इन डेप्थ टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है, किसका है। स्विट्जरलैंड का संविधान नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान नहीं, भारत शासन अधिनियम 1935, तो इसी का है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया, 50% चीज़ तो इसी से ले लिया गया, 1950 एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था ना ब्रिटिश रूल के टाइम में, तो उसी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिया गया है, ठीक है।
बाकी इन सब से भी लिया गया, स्विट्जरलैंड से तो नहीं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, और कनाडा से भी लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, और यूएसएसआर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान का सर्वाधिक प्रभाव डाला था, भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डाला था, कौन प्रभाव डाला था? ग्रेट ब्रिटेन के संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, या सोवियत सामाजिक गणतंत्र के संविधान, या भारत शासन अधिनियम 19। तो आंसर क्या हो जाएगा 20 का? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, यानी कि SC/ST की बात कर रहे हैं, सेवाओं के प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? 335 आर्टिकल 335 नहीं दिया हुआ है, हाँ यस, ऑप्शन बी, आर्टिकल नंबर 335। ओके, तो SC/ST जो है ना, SC/ST का जो है आर्टिकल 335, बाद में इसको बदल के आर्टिकल 338 कर दिया जाता है, जिसमें SC/ST कमीशन का गठन होता है। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मतलब इस मैचिंग करना है। ओके, जैसे एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहाँ है? अभी मैं आपको शुरू में ही बताई थी, एकल नागरिकता कहाँ है? तो अमेरिका में है ना? एकल नागरिकता कहाँ है? अमेरिका में। तो ए का क्या हो जाएगा? ये देखिए, अमेरिका कहाँ है? तो ये हो जाएगा बी का 4, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन मैं इंग्लिश में देख लें। जस्टिस रिव्यू फंडामेंटल राइट्स, ये कहाँ पे है? जस्टिस रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट्स कहाँ से है? तो ये है अमेरिका से लिया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ओके, तो ए का 4। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है? अमेरिका में तो सिंगल सिटीजनशिप है नहीं, कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटिश से, ब्रिटिश में है, मतलब यूके में है। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का नॉमिनेशन कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरिश से, आयरलैंड से, ठीक है। और रेसिडुअर पावर कहाँ से लिया गया है? तो बच गया कौन सा? कनाडा, कनाडा से लिया गया। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, 4, 1, 2 एंड 3, 4, 1, 2 एंड 3, 4, 1, 2 एंड 3। तो मैं एक बार हिंदी में बता देती हूँ। ए का क्या होगा? 4, ए का 4। एकल नागरिकता कहाँ से? ब्रिटिश। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है? तो सी का हो जाएगा आयरिश, और कनाडा से अवशिष्ट शक्तियाँ। तो आंसर विल बी ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई, मतलब डायड पावर जो है, डायड पावर कब इंट्रोड्यूस किया गया है और किस मतलब कौन से अधिनियम के द्वारा? ठीक है, तो बाय द एक्ट ऑफ 1909, नहीं ये नहीं होगा, बाय द एक्ट ऑफ 1919, हाँ यस, आंसर विल बी सेकंड। 1919 का जो अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि प्रांतों का में द्वैध शासन लागू किया गया है, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो क्वेश्चन जो कहेगा हम उस हिसाब से करेंगे। ये राज्यों में लागू कब किया गया द्वैध शासन, ये कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, तो आंसर क्या होगा? 1919 का अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन कहलाता है? प्रस्तावना। देखिए इसमें जो है ना थोड़ा सा वो होता है, कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग क्या कहे हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आंसर होगा प्रस्तावना, प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है उसको संविधान की आत्मा कहा गया है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट B.R. अम्बेडकर किसको कहे हैं संविधान के आत्मा? तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा जो कहलाया है वो क्या कहलाया है? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट कहा गया है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में जैसे B.R. अम्बेडकर नहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा? प्रस्तावना। ऐसे हम प्रस्तावना को कहते हैं संविधान की आत्मा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य का कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है 51A। ठीक है, 51A, ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये कहाँ से, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिया गया है। ठीक है, रसिया से लिया गया है। और फंडामेंटल राइट्स जो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, यूएसए से, यूएसए से क्या लिया गया है? राइट्स, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। ठीक है, और रसिया से क्या लिया गया है? ड्यूटीज़, याद रखेंगे। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन विल बी डी, 51A में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श के मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंडेड टू एक्सेप्ट द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो बाउंडेड, ये ध्यान रखना है, बाउंडेड टू एक्सेप्ट द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो 26 का आंसर क्या होगा? 42वां। ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। ठीक है, और जो 42वां आंसर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? मतलब मंत्रियों की जो संख्या है उसको सीमित करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। तो कौन सा संशोधन में ये किया गया कि नंबर ऑफ मिनिस्टर को लिमिट किया गया है? कौन सा संशोधन से, अमेंडमेंट से? तो 27 का क्या होगा? 91st अमेंडमेंट से, 91st अमेंडमेंट, यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? हु इज़ द competent टू फिक्स कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? तो भारत में नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है चुनाव आयोग है, या राष्ट्रपति है, या संसद है, या संसद एवं राज्य विधायक का सम्मिलित रूप से है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव जॉइंटली। तो कौन करता है? 28 का ऑप्शन क्या होगा? सी, संसद करता है। ठीक है, संसद के पास ये पावर है। संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी, यह बहुदलीय निकाय थी, इसमें कार्य करने के लिए हुई समितियां थी, नीचे दिए गए कोड को सही किया। तो इसमें कौन कौन सा सही है? 29 में कौन सा? ये तो है वयस्क मताधिकार नहीं थी, और ये इस कार्य को करने के लिए हुई समितियां थी। तो ऑप्शन ए और 1 और 4 सही है, बाकी प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब बहुदलीय निकाय, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 30 है। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, ये तो इंग्लिश में है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? तो ये गलत है, ये वीटी नहीं होगा, ये टीटी होगा। ठीक है, टी और टी, कृष्णाचारी। तो संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? तो कृष्णाचारी थे, एस.सी. मुखर्जी थे, एम.एन. मुंशी थे, बट बी.एन. राव नहीं थे। बी.एन. राव क्या थे? ये सलाहकार थे। ठीक है, सदस्य नहीं थे, सलाहकार थे बस, और इन्होंने ही रफ ड्राफ्टिंग करके बी.आर. अम्बेडकर को दिया था। तो आंसर क्या होगा? नहीं है ऑप्शन में, तो आंसर विल बी सी, बी.एन. राव। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 31 में कौन सा सही है? तो पढ़ लेते हैं हम। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 को भाग 4 में शामिल है। तो अभी हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बताना है ना, नहीं बताना है, तो ये तो सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2, मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में अंततः स्थापित किए गए। ऑप्शन 2, तो ये भी गलत हो गया, ये भी सही हो गया। और ऑप्शन 3 है, मौलिक कर्तव्य भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को
पूरे करने होंगे। ये भी बिल्कुल सही है, ये तो सही है, कर्तव्य दिया ही गया है इसीलिए। एक सेकंड, प्रत्येक व्यक्ति को पूरे करने होंगे, तो ये ज़िद्द है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, ठीक है। तो फिर ये क्या कह रहा है, रिजिडिटी को दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि करना होगा। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 जो है ये गलत ऑप्शन है। 4, 11वां मौलिक कर्तव्य 40वां संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर कौन सा सही होगा, बी। 3 और 4 जो है ये इनकरेक्ट है, बाकी 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। ओके, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। पॉलिटी के इतने क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो देखते रहें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।